अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा ऑन आवर सेकंड चैप्टर ऑफ योर पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन in the second lecture of this chapter is crystallization. एंड आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन और बाकी इंट्रोडक्शन पे था सारा वो लेक्चर। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेकंड लेक्चर में हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि हम चाय में से पत्ती को अलग कैसे करते हैं, बिकॉज जो सॉलिड है वो पत्ती है और जो लिक्विड है वो चाय है। तो सॉलिड जो पत्ती है वो इनसॉल्युबल थी चाय के अंदर, तो उसको हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लिया। लेकिन मैंने आपको कहा था जो इसमें चीनी है उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे विद फिल्ट्रेशन, बिकॉज द शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन टी। ऐसे ही था। अब आप सोचें, जस्ट इमेजिन इफ़ वी हैव शुगर, हमारे पास चीनी है एंड द शुगर इज़ इम्प्योर, समहाउ मेट कंटेन लाइक इम्प्योरिटीज़ डस्ट। चीनी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं और उसके क्रिस्टल्स बन चुके हुए हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, उसको फिल्टर करोगे? नो, हमारी जो चीनी है यानी शुगर वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, मट्टी, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी सॉलिड है। तो हम उसको कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं? वो नहीं होगी, वो सारी चीनी फ़िल्टर अलॉन्ग विद डस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम डस्ट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द शुगर। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल पहले टेक्निक समझा दूं, फिर हम सारा कुछ पढ़ लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम उस चीनी को किसी सॉल्वेंट के अंदर, लेट्स सपोज पानी है, उसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। अब क्या होगा, अब जो चीनी है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन डस्ट जो होगी वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व यानी वो सॉल्युबल नहीं है। अब क्या करोगे, डिज़ोल्व करने के बाद फ़िल्टर कर लोगे, जो डस्ट होगी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और सारा सोल्यूशन अलग हो जाएगा। उस सोल्यूशन में से आप दोबारा से जो प्रोसेस के तहत क्रिस्टल्स को हासिल करोगे वापस चीनी के, इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड प्योरीफिकेशन टेक्निक, एंड यू वेरी वेल नो कि ये जो टेक्निक है ये हम प्योरीफाई करने के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको सारा क्लियर कर चुका हूँ। तो द टेक्निक इन विच प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी लिख सकते हैं, इन विच सॉलिड substance can be removed from solution। किससे अलग करना है? सॉल्यूशन से। किसको अलग करना है? सॉलिड सब्सटेंस को। सर अभी तो आपने बताया सॉलिड को सॉलिड से, नहीं भाई, वो जो सॉल्यूशन बन चुका था ना चीनी और पानी का, अब वो जो चीनी है वो सॉलिड है और सॉल्यूशन के अंदर है, उसको हमने अलग करना है चीनी को वापस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि डस्ट और इम्प्योरिटी थी वो तो हमने अलग कर ही दी थी ना। तो ये क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगी फिर? द टेक्निक इन विच सॉलिड सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब जाहिर बात है, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ चीनी और पानी के सॉल्यूशन की, तो चीनी जो है वो सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। जो चीज़ कम मिकदार में वो सॉल्यूट होती है और जो ज़्यादा में हो वो सॉल्वेंट होती है। तो हमने किसको इंक्रीज करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द टेक्निक इन विच सॉलिड सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द concentration of solute above its saturation point, above its saturation point। अब ये saturation point क्या होता है? यानी हर solution में solute एक ख़ास हद तक dissolve हो सकता है। तो जब हम मज़ीद solute को डालेंगे तो वो अभी हल नहीं हो रहा, तो it means हमारा solution saturated है। तो हमने जब saturated solution तैयार हो गया उसमें मज़ीद सॉल्यूट को बढ़ाते रहना है, यानी अबव सैचुरेशन पॉइंट हमने उसको लेके जाना है। ठीक है, इंक्रीज कंसंट्रेशन सॉल्यूट की इतनी करनी है कि वो अबव सैचुरेशन पॉइंट चला जाए।
तो द टेक्निक इन विच सॉलिड सब्सटेंस कैन बी रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अबव इट्स सैचुरेशन पॉइंट, सच अ मैनर लिख लें या वे लिख लें, चलें मैनर लिख लेता हूँ, सच अ मैनर दैट एक्सेस solute can be separated in the form of crystals, in the form of crystals। इस तरह के जो हमारा एक्सेस सॉल्यूट है फिर वो क्रिस्टल्स बन के हमें सॉल्यूशन के अंदर से हासिल हो जाए। सो दैट्स इट अबाउट दी डेफिनेशन। काफ़ी बड़ी सी लगती है, स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लग जाती है, तो बहरहाल हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आप वैसे ही लिख लें, मैं यहाँ पर नहीं लिखता। वो ये है द प्रोसेस इन विच या मैं इसको ज़्यादा सिंपली, व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सडनली कूल डाउन, व्हेन a hot saturated solution is suddenly cooled down, then the crystals of pure substance is formed. This is called crystallization। नहीं समझ आया ना? एक दफ़ा फिर पीछे जाके देख के सुन लें, इसको आ जाएगी समझ। अब ये जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो मैं आपके सामने पहले लिखता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है ये सारा हम कैसे कैरी आउट करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास जो से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ज़ाहिर बात है अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो ये सारा काम सॉल्यूशन बनाने से शुरू होता है, तो हमें पहले जो सॉल्वेंट है वो चूज़ करना पड़ेगा और उसमें हमें देखना पड़ता है उस सॉल्वेंट की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है, हमारे क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए उसको। और दूसरा, जब हम ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कर चुके होते हैं तो देन हमने प्रिपेयर करना होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अबाउट सैचुरेशन पॉइंट हमने जाना है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हमने फ़िल्टर करना होता है, यानी फ़िल्ट्रेशन इसलिए करनी है ताकि इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर सकें, ठीक है। फिर हमने फ़िल्ट्रेशन के बाद करना होती है कूलिंग। अब कूलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम फ़िल्टर कर चुके होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो है प्योर हालत में हमें मिल चुका होता है, उसको कूल करेंगे तो ही क्रिस्टल्स बनेगा ना, तो देन हम उसको कूल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हम उसको कूल कर चुके होते हैं ना तो कलेक्ट करते हैं हम क्रिस्टल्स को, जो हमारे क्रिस्टल्स बन चुके होते हैं कूलिंग करने के बाद। तो फिर होता है हमारे पास कलेक्टिंग दी क्रिस्टल्स। सर यहाँ पे आपने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बताया, मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद जब छठा काम हम ये करते हैं ड्राइंग दी क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स को हम ड्राई करते हैं, वो वेट होते हैं। तो ड्राइंग दी क्रिस्टल्स ये हमारे पास पांचवा जो है वो इसमें प्रोसेस में जो है स्टेप होता है। इसके बाद जो लास्ट वन होता है, ठीक है, ड्राइंग दी क्रिस्टल्स के बाद क्रिस्टल्स को ड्राई करना, वो होता है डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स, ऑफ undesirable colors। ओके, यस सर, ओके ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है हमारा दैट इज़ बेस्ड ऑन दीज 7 स्टेप्स विच आई हैव मैंशन बिलो। तो इसमें चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है हमारा पहले, फिर प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, देन फिल्ट्रेशन, कूलिंग। अच्छा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। डेफिनेशन भी पूछ सकता है लेकिन ये कम पूछता है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले इसमें अभी हम शुरू करते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट से। अच्छा, ये जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है फर्स्ट स्टेप, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सॉल्वेंट को चूज़ करना है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होनी चाहिए, फीचर्स, उसकी खसूसियात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वैसे ये भी आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना हमारे सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट हमारा वो होना चाहिए, ये आपकी बुक में सारी लिखी हैं, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट वर्डिंग में लिखने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा लेंथ लेक्चर की ना हो जाए, लंबी ज़्यादा लेक्चर ना हो जाए लंबा।
लंबा ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली बात ये होती है कि जो हमने सॉल्वेंट चूज़ करना है ना, वो कम टेम्परेचर पे सॉल्यूट को कम डिज़ोल्व करे। और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन मतलब सोल्यूशन ही बना रहे हैं ना, जैसे जैसे हम सोल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यानी सॉल्वेंट के टेम्परेचर को भी साथ बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट भी ज़्यादा डिज़ोल्व हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कम टेम्परेचर पे सॉल्यूट की कम अमाउंट को डिज़ोल्व कर सकता हो, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट को अपने अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व करे, और जब सॉल्वेंट का जो हमने चूज़ किया है उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाए तो उसमें मैक्सिमम जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाए। तो सॉल्वेंट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड दैट the solvent must dissolve minimum amount at lower temperature and maximum amount at its boiling point। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इसमें, क्लियर है। तो लो टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट पर उसको कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व करना चाहिए, ये हमारा पहला पॉइंट है। पेपर में आपने ऐसे नहीं लिखना, ये आपको बताने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। दूसरी उसमें क्या खसूसियत होनी चाहिए हमारे सॉल्वेंट अच्छे के अंदर, वो जो है वो सेफली उसका यूज़ होना चाहिए, सेफ़ टू यूज़ हो वो, यानी वो ऐसा हमने चूज़ नहीं कर लेना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो मैं इसको इस तरह से 1 ऐसे नंबरिंग दे लेता हूँ अरेबिक में। अच्छा, तीसरा फिर वो ऐसा होना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, चीप हो या इन एक्सपेंसिव हो, ठीक है। चौथी बात, नॉट केमिकली, मैं शॉर्ट वर्डिंग में लिख रहा हूँ, रिएक्ट्स विद सॉल्यूट, हमारे सॉल्यूट के साथ वो केमिकली रिएक्ट ना करे, यानी उसका रिएक्शन ना हो, सिर्फ डिज़ोल्व करे हमारे सॉल्यूट को, वो ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। पांचवा, ईजीली रिमूवेबल, ईजीली रिमूवेबल, तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, बाद में जारी बात है हमने जब वो सारा सोल्यूशन बनाना है तो बाद में उसको रिमूव भी तो करना है ना, उसके अंदर से जब क्रिस्टल्स हासिल करने हैं तो वो आसानी से रिमूव भी हो जाए, ठीक है जी। छठा पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, वो यूँ समझ लो कि उसके अंदर ऐसी खसूसियात होनी चाहिए कि किसी और के अंदर वो खसूसियात ना हो। तो मतलब अच्छा होना चाहिए आपका सोल्यूट, और चीप होना चाहिए, वो मैंने इनएक्सपेंसिव लिख दिया। सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए, नॉट केमिकली रिएक्ट विद सोल्यूट, ईजिली रिमूवेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए उसमें, और कोई देख लें, शायद एक आधा पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, इधर पता नहीं क्या आएगा, मुझे खुद नहीं याद आ रहा, ठीक है। बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा, एक दो पॉइंट शायद मिसिंग हों, अगर मुझे याद आ जाते तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने जब, अच्छा ये एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करनी है उसमें क्या क्या खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए, तो ये आपने यहाँ पे साथ लिखनी है। अच्छा, इसके बाद जो इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वो सॉल्वेंट्स हैं कौन कौन से, यानी वो सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो जो सॉल्वेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, तो वो उनके नाम भी पूछ लेते हैं अक्सर। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको पता है वाटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल, ये बेसिकली रेक्टिफाइड सिपरेट होती है, रेक्टिफाइड सिपरेट, यानी आप यूँ कह लो ये जो हमने इथाइल अल्कोहल यूज़ करनी ना, ये 95% प्योर होती है, ठीक है। हम यहाँ एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन, हम एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। हम CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, हम क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल सॉल्वेंट्स कैन बी यूज इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। हम मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है, हम मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ETC मैं लिख देता हूँ, कुछ सॉल्वेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा अगर कोई रह गया है। बहरहाल आप, मैं फिर बता रहा हूँ, इनका मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट्स जो हैं वो हम जब चूज़ करते हैं तो ये वो उनके नाम हो सकते हैं। इसमें वाटर जो है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये अभी तक हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट था उसको देख चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा प्रोसेस होता है, वो होता है स्टेप होता है, सॉरी,
वो हमारे पास होता है प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो बहरहाल हम देख लेते हैं सॉल्यूशन को सैचुरेटेडली हमने कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसका जो सही तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा सॉल्यूट लो और सॉल्वेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व करो, स्टिर करो, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड क्या यूज़ करूँगा, उसकी स्टिरिंग करनी है आपने। थोड़ा सा आपने जो है वो लेना है, क्या नाम है, सॉल्यूट, और उसको सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके उसकी साथ साथ क्या करनी है, स्टिरिंग करनी है। फिर और इसमें अमाउंट थोड़ी सी ऐड करनी है और इसको आपने वाटर बाथ, देखो वाटर बाथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वाटर बाथ पे आपने अपने सॉल्यूशन को गर्म करना है, यानी सॉल्वेंट को। डायरेक्ट गर्म करने से क्या होता है, कुछ इनफ्लेमेबल होते हैं, आग लग जाती है, जैसे CCl4 है तो इनफ्लेमेबल है, इसको ये रेक्टिफाइड सेपरेट है, इसको भी आग लग जाती है। तो आपने क्या करना है, वाटर बाथ ले लेना है, उसके अंदर आपने जो है सॉल्वेंट को ऐड करना है, वाटर बाथ के थ्रू उसको गर्म करना है, ठीक है। वाटर बाथ में तो नहीं, वो तो वाटर ही होगा ऑब्वियसली। आपने वाटर बाथ क्या होता है कि पानी को गर्म करना है, पानी के गर्म करने से वो जो ऊपर हमने सॉल्वेंट लेना है बीकर वगैरह में, वो भी फिर गर्म होगा, ठीक है। डायरेक्ट हमने उसको आग से हीट नहीं करना। तो साथ साथ स्टीरिंग करनी है और सॉल्यूट को ऐड करते जाना है, ठीक है, एडिंग सॉल्यूट साथ साथ। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो वो जब सॉल्यूट हमारा मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रहा होगा, वो सैचुरेशन पॉइंट होगा। वहाँ पे हमने थोड़े से सॉल्यूट को आप यूँ समझ लो मज़ीद ऐड करके उसको सॉल्यूट को ऐड करना बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिपेयर हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, जब हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट भी कर चुके हैं, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिल्ट्रेशन। अब आप पूछेंगे सर अब ये हम फिल्ट्रेशन क्यों करने लगे, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ तक अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको नोट करना है तो नोट कर लें। मैं साइड पे हो जाता हूँ, ठीक है जी। बात ही हो रही थी कि अब हमने फिल्ट्रेशन करनी क्यों है ना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं यहाँ पे, फिल्ट्रेशन। ये हम क्यों कर रहे हैं, अब देखो ये भी नॉर्मली पेपर में नहीं पूछता शॉर्ट में। जो अभी तक मैंने आपको बताया शॉर्ट के अंदर, वो जो हमारी टेक्निक के अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये याद करने। और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में जो हमने देखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉल्वेंट, वो आपने याद करना है। और ये याद करना है कि आपने कौन कौन से सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फिल्ट्रेशन में। अब ये जो फिल्ट्रेशन है हमारे पास, ये हम क्यों करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको इसलिए करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़, चूँकि सोल्यूशन तो हम सैचुरेटेडली तैयार कर चुके हैं, फिल्ट्रेशन अब इसलिए करेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ से अलग की जा सकें, ठीक है। तो यहाँ ये हमने फ़नल ले ली है, नीचे हमारा बीकर आ जाएगा यूँ। तो अब क्या होगा, अब हम ऊपर से ये फ़िल्टर पेपर भी रख लेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर आ जाएगा। तो यहाँ हम अपने सैम्पल सोल्यूशन को जो है वो ऐड करेंगे। तो फिर क्या होगा, जो रेजिड्यू होगा यानी इम्प्योरिटीज़, वो यहाँ ऊपर रह जाएंगी। यहाँ पे क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज़, ठीक हो गया। और भाई आपको क्या मसला है, केमिस्ट्री पढ़ने आ गई हो, इम्प्योरिटीज़। और नीचे ये जो हमारे पास चला जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, ये हमारे पास फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। मक्खी आ गई थी, अच्छा आपको नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे पास सैंपल हमने इसमें ऐड कर दिया, इम्प्योरिटीज़ ऊपर चली गई और फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आ गया। तो यूँ हमने फिल्ट्रेशन कर ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि जो आपने फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर की होती है वो सिंपल फोल्डिंग की होती है। अब उससे क्या होता है, सिंपल जो फोल्डिंग आपने की होती है उससे जो फिल्ट्रेशन है वो बड़ा स्लो हो जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो उससे क्या स्लो होने से नुकसान सर क्या होता है, नुकसान उसका ये होता है कि जो आपने ऊपर से ऐड किया होता है अपने सैंपल को, उसमें फिल्ट्रेट ने तो नीचे जाना होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर ऊपर रुकने की वजह से ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा सोल्यूशन ठंडा होता है उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं प्री मैच्योर क्रिस्टल्स। तो इन प्री मैच्योर क्रिस्टल्स से हमने बचना है। या तो हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लें, है ना, उसे फिल्ट्रेशन तेज़ हो जाएगी। या फिर हम ये जो फ़नल है ये हॉट ले लें, हॉट वाटर फ़नल हम इसको बोलते हैं। वो स्पेशल टाइप की होती है, उसमें जो साइड के उसके होते हैं
सर्कमफेरेंस वहाँ से गर्म पानी ट्रैवल कर रहा होता है, उसको हम हॉट वाटर फनल बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आपने ये लेने हैं कि जो हमारे पास प्री मेच्योर क्रिस्टल्स है ना, प्री मेच्योर क्रिस्टल्स यानी वक़्त से पहले जो क्रिस्टल्स बनते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। और इसके लिए हम या तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, फ्लूटेड फिल्टर, ये मारूजी में चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर शॉर्ट में ये बहुत कम ही आता है। या तो हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे या फिर इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हॉट वाटर फनल, ताकि हम क्या कर सकें, यस, हम अवॉइड कर सकें उन प्री मेच्योर क्रिस्टल्स को जो यहाँ पे बन सकते थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन हमने क्यों की है, ताकि इम्प्योरिटीज़ को हम सोल्यूशन से अलग कर सकें। अब ये जो फिल्ट्रेट है, दिस इज़ प्योर सोल्यूशन। हाँ, अब ये हमारा प्योर सोल्यूशन है, यानी विदाउट इम्प्योरिटीज़। और यही हम चाहते थे, हम क्रिस्टलाइजेशन कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम अपनी क्रूड प्रोडक्ट को यानी इम्प्योर प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर सकें। तो हमने प्योर सोल्यूशन तो हासिल कर लिया, लेकिन अब इसमें से हमने क्रिस्टल्स को कैसे हासिल करना है, तो वो अगला मरहला होगा, वो है हमारा कूलिंग। यानी जो हमने क्रिस्टल्स को हासिल करना है ना यहाँ पे, वो हमने करना होगा कूल। जैसे ये थर्ड था हमारे पास, तो यहाँ हम फोर्थ पे आ गए हैं, एंड दिस इज़ कूलिंग। अब आपकी बुक के मुताबिक कूलिंग जो है वो दो तरह से की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब पहली जो टाइप ऑफ कूलिंग है वो है हमारे पास, आप इसको कह लो स्लो कूलिंग। चलो पहले हम मॉडरेट कूलिंग की बात कर लेते हैं, जो हमने करनी है, मॉडरेट कूलिंग। अब जब हम मॉडरेट कूलिंग करते हैं ना, तो इससे हमें मिलते हैं मीडियम साइज क्रिस्टल्स। इससे क्या मिलते हैं, मीडियम साइज क्रिस्टल्स। यानी मॉडरेट कूलिंग से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा चिल नहीं करना हमने अपने क्रिस्टल्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिल नहीं करना, और बहुत स्लोली भी हमने उनको कूल नहीं करना। तो ये जो हमने काम किया है बच्चों, इससे हमें मिले हैं मीडियम साइज क्रिस्टल। और ये कौन सी हमने कूलिंग की है, मॉडरेट कूलिंग। इसको आपने वर्डिंग को अपनी बुक से याद करना है। और ये जो कूलिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं, देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आए हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, दो। एक पहला आया था ये स्टेप 3, और ये चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, कि कूलिंग हम कैसे करते हैं। तो कूलिंग बच्चों हम इस तरह करते हैं कि मॉडरेट कूलिंग की जाती है ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल्स हमें हासिल हो जाएं। दूसरी हमारे पास है कि हम स्लो कूलिंग करें। क्या करें, स्लो कूलिंग। तो स्लो कूलिंग करने का डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें लार्ज साइज क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। लार्ज, तो सर अच्छी बात है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है, बताता हूँ। लार्ज साइज क्रिस्टल्स, बहुत बड़े क्रिस्टल्स हमें क्यों नहीं चाहिए, इसकी भी वजूहात हैं। अब जो लार्ज साइज हमें क्रिस्टल्स मिले हैं, क्या करने से, यस, हमें कौन सी कूलिंग करने से मिले, ये स्लो कूलिंग करने से। कौन से क्रिस्टल्स मिले, लार्ज साइज क्रिस्टल्स। अब इनका नुकसान क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो इससे क्या नुकसान हो सकता है कि जब क्रिस्टल्स बड़े साइज़ के बनेंगे उनमें इम्प्योरिटीज़ बच सकती हैं, यानी उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ रह सकती हैं। तो चांस ऑफ इम्प्योरिटीज़ अगेन यहाँ पे आ गया, सही है। इम्प्योरिटीज़ कैन अगेन क्रूड दी प्रोडक्ट, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं भी रहती, इम्प्योरिटीज़ से वो बिल्कुल पाक है, तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स के अंदर ही रह जाएगा ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया। तो फिर क्या होगा, उस सॉल्वेंट को रिमूव करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करना पड़ सकती हैं। कब, जब हमने स्लो कूलिंग करनी है। तो हमारे पास कूलिंग के दो मेथड हैं। अच्छा, एक रैपिड कूलिंग है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर हम रैपिड या फास्ट कूलिंग करें तो क्या होगा, तो नो क्रिस्टल्स विल फॉर्म। मॉडरेट कूलिंग पे हमें मीडियम साइज क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, स्लो कूलिंग पे हमें लार्ज साइज क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, जिसके डिसएडवांटेज हैं। बट अगर हम फास्ट कूलिंग की बात करें ना, तो फास्ट कूलिंग या रैपिड कूलिंग जो होगी, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये एमसीक्यूज पूछ लेता है। रैपिड या फास्ट कूलिंग अगर हम करते हैं तो नो क्रिस्टलाइजेशन, नो, ये अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपने ये इसका आंसर लिखना है, तो तब क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है जी। तो क्रिस्टलाइजेशन कूलिंग दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो मॉडरेट करें या फिर आप स्लो करो। तो हम ज़्यादा इसी पे जाते हैं ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स यानी इम्प्योरिटीज़ वगैरह और सॉल्वेंट जो बच जाता है अंदर, ड्राई करना फिर मुश्किल हो जाता है क्रिस्टल्स को, तो ये हमारे लिए फिर मसला कर जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अभी कूलिंग तक आ गया और मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो कलेक्टिंग द क्रिस्टल है ये भी पेपर में वैसे कम ही आता है,
ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है मदर लीकर से मुतल्लिक जो है, कलेक्टिंग दी क्रिस्टल्स। चलो इसको देख लेते हैं पहले। क्रिस्टल्स को हमने कलेक्ट कैसे करना है। अगेन हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, अगेन वी विल डू फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगेन। तो ये हमने अगेन फनल ले लिया, चलें इसमें ये नीचे बीकर आ गया, ठीक है। तो हमने अगेन इसमें जो है वो की है फिल्ट्रेशन। तो जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे, ये हमने वो प्योर सोल्यूशन जो अब ड्राई प्योर सोल्यूशन जिसको हम कूल कर चुके हैं, जिसमें क्रिस्टल्स बन चुके हैं, इसको हम बोलते हैं मदर लीकर, मदर लीकर। अब ये जो मदर लीकर है, ये वो सॉल्वेंट होता है जो अभी क्रिस्टल्स के अंदर ही मौजूद है। जारी बात है, जब आपने कूलिंग की है तो क्रिस्टल्स तो बने हैं, लेकिन सोल्यूशन के अंदर ही बने ना। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, इसको हम मदर लीकर बोलेंगे। यानी मदर लीकर वो लिक्विड है जो जो क्रिस्टल्स के साथ एज ए सॉल्वेंट मौजूद है अभी भी, हालांकि क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। चलो मैं अभी ये कह देता हूँ कि यहाँ से हमने अगेन सैंपल को ऐड किया है, तो यहाँ हमारे आगे क्रिस्टल्स ऊपर, ये क्या आगे अब ये इसको इम्प्योरिटी ना लिखना, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो हम पहले प्रोसेस में अलग कर चुके हैं। ये क्रिस्टल्स आगे, और नीचे जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, अब ये इसको सॉल्वेंट ही बोलेंगे। तो इसको हम मदर लीकर कह सकते हैं, मदर लीकर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं मदर लीकर है। और कुछ मदर लीकर यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ भी रह सकते हैं, जिसको हम जैसे वो जब हमारी चाय कम पड़ जाती है तो हम पत्ती के ऊपर ऐसे कंप्रेशन करके या कंप्रेस करके पत्ती को थोड़ी उसमें से चाय को मज़ीद निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा इनको प्रेस भी कर सकते हैं ताकि जो मदर लीकर है वो थोड़ा नीचे चला जाए, ठीक है। और यहाँ तक तो हमारा हो गया कलेक्टिंग दी क्रिस्टल्स। अब यहाँ से इतना कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आता कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स में से। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ड्राइंग दी क्रिस्टल्स। छठा जो हमारे पास मरहला है वो है ड्राइंग दी क्रिस्टल्स। लेकिन मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ तक अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस ये लेक्चर एंड होने वाला है। इसके बाद हमने ये ड्राइंग दी क्रिस्टल्स देखना है, जिसमें हमारे पास 3 तरह के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, और डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स देख के हमने इसको वाइंड अप कर देना जी। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे छठे स्टेप पे, जो कि हमारा ड्राइंग दी क्रिस्टल्स है। ऑब्वियसली जो हमने कलेक्टिंग दी क्रिस्टल्स वाला देखा स्टेप, इसमें हमने अपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया है अलॉन्ग विद मदर लीकर। दे आर नाउ वेट इन फिजिकल स्टेट। तो हमने इनकी वेट जो फिजिकल स्टेट है उसको हमने ड्राई में लेके आना है। यानी प्योर क्रिस्टल्स जो भी उनकी हालत है वो हमने लेके आनी है, उनके साथ जो मदर लीकर वगैरह या बाकी सॉल्वेंट है उसको हमने रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रेसिंग द क्रिस्टल्स, प्रेसिंग द क्रिस्टल्स between the folds of filter paper। आपने करना क्या है, विदेशी तरीका है, मतलब सादा सा सिंपल सा। आप फिल्टर पेपर लोगे, उसके ऊपर क्रिस्टल्स रखोगे और उसको यूं बंद करके उसके ऊपर हल्का हल्का प्रेस करोगे, तो फिर क्या होगा, जो क्रिस्टल्स के साथ जो लिक्विड है या सॉल्वेंट है वो एब्जॉर्ब होना शुरू कर जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि जब आप फिल्टर केक मैं क्रिस्टल्स को बोल रहा हूँ यहाँ पे, फिल्टर केक को जब प्रेस करोगे तो हो सकता है जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रश हो जाएं, वो पाउडर फॉर्म में चले जाएं, और ये भी हो सकता है इम्प्योरिटीज़ उनके साथ जुड़ जाएं, फाइबर जो होते हैं पेपर के, तो वो एज एन इम्प्योरिटी दोबारा से उसको इम्प्योर कर देगा। हम तो उसको प्योरीफाई कर रहे थे। तो इसकी जो डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं, क्रिस्टल्स में क्रिस्टल्स लिखा है ये मैंने, में क्रश, या तो क्रिस्टल जो हैं वो क्रश हो सकते हैं, और फाइबर किसके, पेपर के, में कंटेमिनेट किसको कर देंगे, क्रिस्टल्स को अगेन। तो ये यहाँ पे जो क्रिस्टल्स में क्रश या फाइबर्स में कंटेमिनेट, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ये वाले जो मैंने इस साइड पे लिखे हैं, दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रेसिंग दी क्रिस्टल्स बिटवीन दी फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो सर में करते क्यों हैं, ये हम तब करते हैं जब हमें मेक श्योर हो कि हमारे क्रिस्टल्स क्रश नहीं होंगे या फाइबर्स वगैरह उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो ये हम कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये वाला, ठीक है जी। बी फिर हम क्या मैयर ले सकते हैं, हम हीट कर सकते हैं, हीटिंग दी क्रिस्टल्स इन ओवन, हीटिंग
द क्रिस्टल्स इन ओवन, और ओवन में टेम्परेचर जो होगा वो तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। ठीक है, अगर तो आपको श्योरिटी है कि यहाँ तक आपके क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इससे ज़्यादा ही है, मतलब आपके क्रिस्टल्स बनाए उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है, फिर तो जब आप उसको ओवन में हीट करोगे 100 डिग्री पे तो वो मेल्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी 80 90 यहाँ तक है, 70 तक है, तो फिर वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शनल है हमारे पास, यानी इसको हम 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग ऑफ आवर क्रिस्टल्स। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑप्शनल एज वेल। तो तीसरा हमारे पास होता है वैक्यूम डेसिकेटर का इस्तेमाल। वैक्यूम डेसिकेटर ये सबसे सेफ तरीका समझ लें, सबसे अप्रोप्रिएट मेथड समझ लें, इसको जो भी मर्जी नाम दे लें। अब वैक्यूम डेसिकेटर कैसे होता है, ये एक ग्लास का बना इस तरह का मतलब अपरेटस सा आप इसको समझ लो होता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक प्लेट रखी होती है और ये पोरस होती है, पोरस प्लेट यहाँ पे होती है ऐसे, ये वाली प्लेट यहाँ पे पोरस होती है ऊपर इसके, और नीचे ये इसका बॉड। अब यहाँ आपने अपने सैंपल को प्लेस करना है, यहाँ पे, यहाँ हमारी वॉच ग्लास होती है, यहाँ अपने सैंपल को प्लेस कर देना है, और ऊपर से इसका ढकना कर देना है आपने बंद। ये कितना ढकना हो गया, अच्छा चलो ये इसका ढकना हो गया, ऊपर से आपने इसको बंद कर दिया, कितना बन गया जी भैया, चलो खैर ठीक है जी, छोटा ढकना, चलो खैर एक और ट्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, ये इसका सर बंद हो गया सारा कुछ, चलो इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेता हूँ। चलो खैर ये खैर मैंने लगाई हुई है, ये यहाँ पे आपके दोबारा से क्रिस्टल्स मैंने रख दिए हैं, ये वॉच। अच्छा चलो छोड़ो, बस ये ऊपर इसका ढकना है। अच्छा, इसको वैक्यूम डेसिकेटर इसलिए बोलते हैं, इसमें हम वैक्यूम तरह का माहौल बना लेते हैं, या बाद औक़ात वैक्यूम पंप भी लगा के एयर जो है वो रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सकर या वैक्यूम पंप, तो इससे जल्दी थोड़ी ड्राइंग हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास कोई ड्राइंग एब्जॉर्बिंग मटीरियल रखा होता है, हाइग्रोस्कोपिक जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास P2O5 भी हो सकता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सिलिका जेल भी हो सकता है, सिलिका जेल, ये कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, CaCl2, सही है। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी कोई भी हाइग्रोस्कोपिक जो है वो यहाँ पे मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सैंपल के अंदर कुछ देर, कुछ घंटे, 2-3 घंटे, 2 to 3 आवर्स यहाँ तक हम अपने सैंपल को प्लेस कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, सैंपल के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ कह रहा हूँ, जो भी उसके अंदर वो सॉल्वेंट है वो यहाँ से इन पोर्स के ज़रिए नीचे आएगा और ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यूँ हमारा सैंपल जो होगा वो ड्राई हो जाएगा। सो दिस इज़ द कन्वीनियंट मैथड, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट मैथड, दिस इज़ द बेस्ट मैथड एक्चुअली। तो यही हमारा सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो 3 मेथड्स हमने ड्राइंग के पढ़े, और मैंने आपको बताया ये हमारा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले प्रेसिंग द क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ मैनी फिल्टर पेपर, हीटिंग द क्रिस्टल्स इन ओवन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 3 से 4 घंटे आप वैक्यूम डेसिकेटर में रख दें। ये सिलिका जेल आपने ना अक्सर मेडिसिन की वो बॉटल्स में भी देखा होगा, जहाँ पे टैबलेट्स वगैरह होती हैं, तो आप वो थैली सी छोटी सी निकालते हो, उसमें वो बारीक बारीक गोलियाँ सी होती हैं, है ना, तो ग्रेन से वो होते हैं, आप उनको जो भी कह लें, पैलेट्स वगैरह की फॉर्म में, तो वो सिलिका जेल होता है, वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। ऑलराइट, तो अब हम लास्ट हमारे आखिरी स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा लास्ट वन इज़ डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकलराइजेशन ऑफ, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। जिनको मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यही क्रिस्टलाइजेशन में से आते हैं। डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स, अनडिज़ायरेबल कलर्स, ठीक है, इनको हम कलर इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि क्रिस्टल्स आप बना तो लेते हो, लेकिन उनमें रेजनेस यानी वो गूंद टाइप जो एडहेसिव कोई स्टिकी चीज़ होती है उसकी वजह से, या उसमें कोई कलर इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्रिस्टल्स हैं वो कलर पकड़ जाते हैं, यानी वो कलर उनका होता नहीं है लेकिन वो आ जाता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, जब हम सारा कुछ ड्राई वगैरह कर चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा ही हमारे लिए एक वो आप यूँ समझ लो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी एंड पे। तो ये या तो जो अच्छा केमिस्ट होता है इस चीज़ को शुरू में ही कर लेता है, लेकिन अगर कलर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो फिर हमें ये लास्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एनिमल चारकोल। मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ। आपने जो अभी आपके ताज़े ताज़े क्रिस्टल्स बने हैं वो ले लेने हैं अगेन
ये वाले क्रिस्टल्स हो गए, प्लस में वही सॉल्वेंट जो आपने शुरू में लिया था। सर वो कौन सा? जो आपने शुरू में चूज़ किया था, वो कोई भी हो सकता है, जो भी लिया था। और प्लस में आपने यहाँ पे लेना है एनिमल एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल। सही है। अब ये क्या होता है एनिमल चारकोल? ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो एनिमल चारकोल है ना, ये 95% जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, यानी और 5% के करीब ये ऑर्गेनिक हो सकता है। ये कैसे बनता है आपको पता है? एनिमल चारकोल जब भी हम बनाते हैं, ये तो या तो हम हड्डियों से, बोन्स जो होती हैं, या उनके टीथ एनिमल्स के, या उनके जो हॉर्न्स होते हैं, यानी उनके सींग, हॉर्न्स ही सींग होते हैं, हाँ जी वही होते हैं, तो वो उनको जलाने के बाद जो हमारे पास ऐश हासिल होती है, उसके कुछ केमिकल उसके साथ वो हम टेस्टिंग वगैरह करके या उस पर केमिकल कोई कंपोजिशन चेंज करके वो बनाते हैं, वो हमारा एनिमल चारकोल होता है। ठीक है। ये ना कलर एब्जॉर्बिंग होता है, इसमें एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है। तो आपने क्या करना है, अपने क्रिस्टल्स को, सॉल्वेंट को और एनिमल चारकोल को, इन सब को इकट्ठा करना है बॉयल। अब जब आप बॉयल करोगे तो जो कलर इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनिमल चारकोल में चली जाएंगी। हमारा जो अगेन सोल्यूशन हासिल होगा ना, वो अब प्योर होगा विदाउट कलर इम्प्योरिटीज़। ठीक है। अब ये होगा प्योर विदाउट कलर इम्प्योरिटीज़। और इस सोल्यूशन से वापस क्रिस्टल्स कैसे हासिल करने हैं, वो वही वाला तरीका जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन वाला पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आई रियली होप ये आखिरी वाला जो इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे चीज़ हमने डिस्कस की आपको समझ आई होगी। और अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है, इसको लाइक कर दें, एंड ही हो गया लेक्चर का, और उनके साथ शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।